हेलो विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी में नाम क्या होता है, अर्थ क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है, उसमें मेन वर्ब कौन सी आती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं और उन फॉर्मूलों का अपन वाक्य बनाने में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इन सभी के बारे में आज अपन यहाँ पर जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अर्थ से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का अर्थ। तो पास्ट की पहचान मैंने आपको कहा था कि जिस भी हिंदी के वाक्य के अंत में थ हो तो वो वाला वाक्य पास्ट का होता है। और परफेक्ट की पहचान मैंने आपको कहा था चुका, चुकी, चुके। अभी इसको आप पास्ट में पढ़ोगे तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसा आपको पता रखना होगा, ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अर्थ देखते हैं परफेक्ट पूर्ण भूतकाल। क्या है इसका अर्थ? पूर्ण भूतकाल। ठीक है, और भूतकाल किसको कहते हैं? ऐसा समय जो निकल चुका है, गुजर चुका है। ठीक है, ऐसे समय को अपन भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, भूत कौन होते हैं? जो गुजर जाते हैं। ठीक है, जैसे इंसान मरने के बाद गुजरता है, जैसे गुजरता है, मर जाता है, तो वो क्या बन जाता है? भूत बन जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी समय क्या हो चुका है? गुजर चुका है, मर चुका है, इसलिए वो भी क्या बन चुका है? भूत बन चुका है। ठीक है, इसलिए इस वाले समय को अपन भूतकाल के नाम से जानते हैं, भूत बन चुके हैं। ठीक है, तो देखो पास्ट परफेक्ट टेंस का अर्थ क्या हो गया? पूर्ण भूतकाल। अब अपन देखते हैं इसकी पहचान। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है उसको देखते हैं। ठीक है, पहचान क्या होती है? तो पास्ट की टेंस अर्थ होता है थ और परफेक्ट का अर्थ होता है चुका, चुकी, चुके। तो पहचान क्या बनेगी? चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, क्या पहचान बन जाएगी इसकी? चुका था, चुकी थी, चुके थे बन जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसी बात को, पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं। ठीक है, अपन ने क्या देखा है कि पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है उसका जो पहचान होती है, जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनको अपन कैसे पहचानते हैं। तो क्या होना चाहिए कि हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनके अंत में, उनके लास्ट में क्या होना चाहिए? चुका था, चुकी थी, चुके थे होना चाहिए। ठीक है, चुका था, चुकी थी, चुके थे होना चाहिए। जैसे अपन कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। राधा खाना पका चुकी थी। राधा खाना पका चुकी थी। दूसरा देखते हैं, श्याम किताब पढ़ चुका था। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तुम विद्यालय जा चुके थे। ठीक है, अब ये है अपने पास 3 उदाहरण हैं, हिंदी के वाक्य हैं, इनको अपन वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आप देखो, सबसे लास्ट में थ है, इसका मतलब वाक्य पास्ट के हैं। क्या है ये वाक्य? पास्ट के हैं, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? थ आ रहा है, और थ किसकी पहचान है? पास्ट टेंस की पहचान है। तो ये तो अपन समझ चुके हैं कि ये सभी वाक्य क्या हैं? पास्ट के हैं। अब पास्ट के भी कौन से के हैं ये अपन आगे चल के देखते हैं। चुका, चुकी, चुके, चुका, चुकी, चुके जो भी होते हैं ये किसकी पहचान होती है? परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि चुका, चुकी, चुके जो होता है वो परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। अब चुका था, चुकी थी, चुके थे,
पास्ट का है और परफेक्ट का है। तो क्या बन गया, ये जो तीनों वाक्य हैं ये पास्ट के परफेक्ट के उदाहरण बन चुके हैं। ठीक है, आप समझ चुके हो था, चुका, चुकी। तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी के वाक्यों की पहचान हमेशा आपको पीछे की तरफ से करनी है। किधर से करनी है, पीछे की तरफ से करनी है। पीछे से उनको पढ़ते हुए चलना है। अगर आपको इस तरीके से सिचुएशन दिखती है तो वो उसी टेंस के उदाहरण माने जाते हैं। अब आपको अच्छी तरीके से सभी टेंसों के पहचानों को याद करना जरूरी है। अगर ये सभी पहचाने अगर आपको अच्छे से याद हैं तो आप हिंदी वाले वाक्यों को अच्छे से पहचान सकते हो कि ये कौन से वाले टेंस के उदाहरण है। ठीक है, अब अपन चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। पहचान आप समझ चुके हो। हेल्पिंग वर्ब एचवी जो होती है, एचवी क्या होती है हेल्पिंग वर्ब। तो देखो पास्ट के जो परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेड होती है। क्या होती है, हेड होती है। जबकि हेज और हेव प्रेजेंट के परफेक्ट में होती है। ठीक है, तो पास्ट के परफेक्ट में किसकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, हेड होती है। तो लिखते हैं इसी बात को, पास्ट परफेक्ट टेंस में एचवी हेड का प्रयोग किया जाता है। कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस में एचवी हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें मात्र एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हेड। ठीक है, जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों सब्जेक्ट में हेड ही लाएगा। ठीक है, हेड का प्रयोग ही आएगा। ठीक है ना, क्या समझिए आप कि अपना जो सब्जेक्ट है पहले क्या करते थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अपन हेज लगाते थे और प्लूरल सब्जेक्टों के लिए अपन हेव का प्रयोग करते थे। लेकिन दोनों सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों ही सब्जेक्ट में क्या लगेगा, हेड का प्रयोग करेंगे। तो हुआ ना आसान, अपना सब्जेक्ट पहचानने की जरूरत ही नहीं है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको तो क्या लगाना है, हेड का प्रयोग करना है। ठीक है, अब अपन चलते हैं मेन वर्ब की तरफ। कहाँ चलते हैं, मेन वर्ब की तरफ चलते हैं। ठीक है, मेन वर्ब क्या होती है। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी कहा है कि मेन वर्ब परफेक्ट की यदि बात करते हैं तो परफेक्ट कोई से भी टेंस का हो, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लिखते हैं इसी बात को, मेन वर्ब। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कौन सी फॉर्म आएगी इसमें, फर्स्ट फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं, डायरेक्ट कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब ये परफेक्ट प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, परफेक्ट का नाम आते मेन वर्ब की बात जब अपन करते हैं तो उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे आप जानते हो कि हमेशा 4 प्रकार होते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के प्रकार, ठीक है, तो इसके भी कितने प्रकार होंगे, इसके भी 4 प्रकार होते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके भी कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि टेंस 3 होते हैं और उन तीनों के 4 और उनके भी 4 प्रकार होते हैं और इसी प्रकार लगभग 48 वाक्य बन जाते हैं। तो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले होता है अफर्मेटिव टेंस, जिसको अपन सकारात्मक वाक्य कहते हैं, सकारात्मक वाक्य कहते हैं।
दूसरा होता है नेगेटिव टेंस। नेगेटिव टेंस इसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है, अर्थात इसमें नोट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं इंट्रोगेटिव टेंस। इंटेरोगेटिव टेंस इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये कौन से वाक्य होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। चौथा होता है इंटेरोगेटिव टेंस, ठीक है। ये प्रश्नवाचक भी होते हैं लेकिन ये नकारात्मक होते हैं, नकारात्मक होते हैं। ये कौन से वाक्य होते हैं? प्रश्नवाचक तो होते ही हैं लेकिन ये नकारात्मक भी होते हैं, ठीक है। इसमें वाक्य कैसे शुरू होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है और नोट का प्रयोग भी किया जाता है। तो देखो आपने देखे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के जो 4 प्रकार हैं, अफर्मेटिव टेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फॉर्मूलों की। इसकी बात करते हैं फॉर्मूलों, जो फॉर्मूले होते हैं उनकी बात करते हैं। तो विद्यार्थियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्हीं 4 प्रकारों के फॉर्मूले बनते हैं। अब ये 4 प्रकार हैं तो फिर फॉर्मूले भी कितने बनेंगे? 4 ही बनेंगे, ठीक है। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। तो सबसे पहले अपन अफर्मेटिव का फॉर्मूला बना करके देखते हैं। तो भाई सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आना अनिवार्य है। तो अपनी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हेड है। उसके अलावा मेन वर्ब जिसकी कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा अफर्मेटिव का? सब्जेक्ट, हेड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। नेगेटिव में देखते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आप समझ चुके हो कि हेड है। अब देखो वाक्य नेगेटिव है, नहीं का प्रयोग हिंदी वाले वाक्य में है, तो उसके लिए अंग्रेजी में अपन को नोट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? नोट लगाना पड़ेगा। और नोट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि नोट का प्रयोग आपको हमेशा तीसरे नंबर पे करना है। तो पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, तीसरे नंबर का ये तो नोट लिख दो, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में वाक्य मैंने आपको पहले भी कहा है कि इंट्रोगेटिव में वाक्य कैसे शुरू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। अब वाक्य कैसे शुरू होता है तो अपन उसको फॉर्मूले में क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। तो अपनी हेल्पिंग वर्ब हेड है तो उसको पहले लिखेंगे हेड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं इंट्रोनेगेटिव। अब इसमें ये नेगेटिव भी है, मतलब नहीं का प्रयोग भी होगा और प्रश्नवाचक भी है। तो अपना फॉर्मूला वही रहेगा, बस तीसरे नंबर पे आपको क्या लगाना है? नोट लगा देना है, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या लगा देना है? नोट लगा देना है। तो हेड, फिर दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट। अब तीसरे नंबर पे आप क्या लिखोगे? नोट लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये थे 4 फॉर्मूले, 4 प्रकारों के जो 4 फॉर्मूले हैं इस प्रकार से बनते हैं। और इन्हीं चारों फॉर्मूलों के ही अपन क्या बनाते हैं? वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इन्हीं चारों फॉर्मूलों के आधार पे वाक्य बनते हैं। तो आइए देखते हैं, कुछ उदाहरण लेके देखते हैं और उनको इन फॉर्मूलों के माध्यम से उनका पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल पहला क्या था? राधा खाना पका चुकी थी। राधा खाना पका चुकी थी। तो ये है अपना एग्जाम्पल।
अब विद्यार्थियों इसमें क्या होना चाहिए कि अपन को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के बारे में अपन को पता होना चाहिए। तो काम पकाने का काम राधा कर रही है, तो ये तो अपना सब्जेक्ट हो गया। काम क्या कर रहे हैं, पकाने की, तो ये मेन वर्ब हो गई। और किसको पका रही है, खाने को, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब यदि आप इन तीनों प्रकार को, इस तरीके की चीजों को पहचान लेते हो हिंदी वाले वाक्य में, तो आप इन फॉर्मूलों के माध्यम से उनको आराम से बना भी सकते हो। ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले अपन इसको अफर्मेटिव से बनाएंगे, सकारात्मक से। तो अफर्मेटिव क्या कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट की मीनिंग को लिखो। ठीक है, मीनिंग लिखना है, सब्जेक्ट नहीं कि तुम लोग ऐसे सब्जेक्ट लिख के छोड़ दो। ठीक है, वाक्य में सब्जेक्ट क्या है उसके मीनिंग लिखना होता है। ठीक है, तो अपनी सब्जेक्ट क्या है, राधा है, तो राधा की मीनिंग लिखो, राधा। ठीक है। अब उसके बाद आगे आ जाओ, हेड। अब मैंने आपको कहा है कि अपना जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट हेड लिखना है। तो राधा हेड। अब आगे आते हैं मेन वर्ब। अब मेन वर्ब पका चुकी, पका चुके की मीनिंग होती है कुक। ठीक है, कुक, इसकी थर्ड फॉर्म कुक्ड, क्या हो जाएगी, कुक्ड, ये कुक्ड हो जाएगी। ठीक है, कुक, कुक्ड हो गया। ठीक है, तो क्या बनेगी, कुक्ड। ठीक है, कुक्ड। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अपना खाना है, खाने को इंग्लिश में फूड कहते हैं, भोजन हो उसको भी फूड कहेंगे। ठीक है, तो ये फूड लिख दो। ठीक है, तो ये था अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला था, उसके आधार पर अपन ने पोस्टमार्टम किया है। अब इसको नेगेटिव में लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, राधा खाना नहीं पका चुकी, यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, नहीं पका चुकी थी। अब ये वाक्य किसमें हो गया, नेगेटिव में हो गया है। किसमें हो गया, नेगेटिव में हो चुका है। अब ये नेगेटिव में हो चुका है, तो अपन को नेगेटिव से इसको बनाना है। तो नेगेटिव में भी क्या कह रहा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट की मीनिंग लिखो। अब अपने सब्जेक्ट की मीनिंग तो राधा है, तो ये अपन को राधा लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब अपनी हेड है, ये हेड लिख देंगे। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि नोट हमेशा तीसरे नंबर पे लगेगा, तो ये तीसरे नंबर पे 1 2 3 तीसरे नंबर पे आ जाएगा। बाकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड है, तो ये लो कुक्ड लिख दो और ये फूड लिख दो। ठीक है, ये नेगेटिव से अपन ने बना दिया है। ठीक है, नेगेटिव से बन चुका है। अब अपन देखते हैं, इसको इंट्रोगेटिव में ले जाते हैं। अब मैंने आपको कहा है कि इंट्रोगेटिव के लिए वाक्य को कैसे शुरू करना पड़ेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अब इसको मैं नहीं को यहां से थोड़ा सा मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखते हैं, क्या राधा खाना पका चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्या आएगा। ठीक है, क्या राधा खाना पका चुकी थी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब आंसर यस या नो में यस। ठीक है, तो अब देखते हैं इंट्रोगेटिव में क्या है कि सब्जेक्ट से पहले मैं हेड को लिखूंगा। ठीक है, तो हेड, अपनी हेड, तो सबसे पहले अपन हेल्पिंग वर्ब को आगे, उसके बाद सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट राधा है। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड है, और अपना ऑब्जेक्ट फूड है, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दो। ठीक है, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। अब देखते हैं, अपन इसको इंट्रो नेगेटिव में लेते हैं। तो क्या राधा खाना, वापिस यहाँ पर क्या आ जाएगा, नहीं पका चुकी थी। ठीक है, इंट्रोगेटिव है तो वाक्य कैसे रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। लेकिन नेगेटिव है तो इसमें नहीं का प्रयोग भी अपन को करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बन गया, क्या राधा खाना नहीं पका चुकी थी। ठीक है, तो अपन उसको अब इंट्रो नेगेटिव वाले फॉर्मूले से बनाते हैं। क्या लिखने के लिए कह रहे हैं कि सब्जेक्ट से पहले हेड को लिखो। हेड, सब्जेक्ट अपनी राधा है, ये राधा लिख दिया। अब तीसरे नंबर की बात होते हैं, नोट आपके दिमाग में आना चाहिए, पहला दूसरा, ये तीसरे नोट हो गया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म फूड, ये फूड अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि फॉर्मूले में दे रखा है। तो इस तरीके से आप एक वाक्य को इन चारों फॉर्मूलों के माध्यम से आसानी से बना सकते हो। अपन चाहें तो इन चारों टेंसों को अलग अलग प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, जैसे अफर्मेटिव को अलग पढ़ना, नेगेटिव को अलग पढ़ना, इंट्रोगेटिव को अलग पढ़ना, इंट्रो नेगेटिव को अलग पढ़ना। लेकिन अपन ने उन चारों को एक ही साथ में पढ़ा है। क्यों पढ़ा है, क्योंकि अफर्मेटिव में जो होता है वो नेगेटिव में होता है, लेकिन नेगेटिव में नोट लग जाता है, तो इसी बात के लिए अपन उसको एक्स्ट्रा अलग से पढ़ना पड़ता।
इंट्रोगेटिव को पढ़ते हैं, नेगेटिव में नोट लग जाता है, ठीक है। तो उन सभी को अपन ने क्या कर दिया, इन चारों ही प्रकारों को अपन ने एक साथ यहाँ पर पढ़ दिया है। और इन चारों प्रकारों के फॉर्मूले बना करके, ये फॉर्मूले उनमें अलग अलग बनते, तो अपन ने एक साथ बना करके इस तरीके से हिंदी वाला जो वाक्य है उसका पोस्टमार्टम कर दिया है, ठीक है। अब ये वाक्य आप समझ चुके हो क्या बन चुका है। पहले अपना जो अफर्मेटिव वाक्य था वो वाला वाक्य ये था, ठीक है। राधा खाना पका चुकी थी, फिर इसको नेगेटिव किया, राधा खाना नहीं पका चुकी थी। इंट्रोगेटिव में क्या राधा खाना पका चुकी थी, इंट्रोनेगेटिव में क्या राधा खाना नहीं पका चुकी थी, ठीक है। इस प्रकार से अपन इन फॉर्मूलों के माध्यम से अपन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, ठीक है, किस तरीके से उनके फॉर्मूले बनते हैं, पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब कौन सी होती है, किस तरीके से उन चारों प्रकारों के फॉर्मूले बनते हैं और उन फॉर्मूलों के माध्यम से अपन किस प्रकार से एक हिंदी वाले वाक्य का इंग्लिश में पोस्टमार्टम कर सकते हैं, कैसे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आसानी से ये चीज समझ में आई होगी। अब अपन देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखेंगे, ठीक है।